जय माता जी बच्चों। हम लोग हाथ जोड़कर सबसे पहले श्लोक पढ़ेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनुच्छेद लेखन। तो बच्चों अनुच्छेद लेखन तो आप पहले भी कर चुके हो, लेकिन हम आज अनुच्छेद लेखन के दूसरे टॉपिक को लेंगे। तो दूसरे टॉपिक को लेने से पहले हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अनुच्छेद लेखन क्या है। अनुच्छेद लेखन बच्चों जैसा कि आप जानते हो निबंध का एक छोटा रूप है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। अनुच्छेद लेखन निबंध का एक छोटा रूप है। निबंध को तो हम 2, 3, 4, 5 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, जितने भी पैराग्राफ बना सकते हैं निबंध के लिए वो कम है। लेकिन अनुच्छेद लेखन को हम सिर्फ एक ही पैराग्राफ में कंप्लीट करके लिखते हैं। तो बच्चों अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग को लिखने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले हमें दिए गए विषय पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए। जो भी विषय दिया जाएगा, जो भी टॉपिक दिया जाएगा, हमें उसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध करके एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, यानी कि विचारों को सिंक्रोनाइज तरीके से हमें या अर्थात क्रमबद्ध तरीके से उसको अच्छे से पहले एक रूपरेखा मन में तैयार कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही हमें उसे लिखना चाहिए कि वह जिस विषय में देखा है वो कब, क्यों, कैसे, कहाँ, तो उस विषय के बारे में उसको कंप्लीट लिखना चाहिए। तो विचार सरल, छोटे तथा स्पष्ट वाक्यों में लिखने चाहिए। ज़्यादा हमें उसकी कठिन लैंग्वेज नहीं लिखनी चाहिए। मूल विषय से नहीं हटना चाहिए। जो विषय दिया गया है हमें सिर्फ उसी विषय पर ही लिखना चाहिए। मुहावरों का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। हम अनुच्छेद लेखन में मुहावरों का प्रयास भी कर सकते हैं। हम मुहावरे भी उसमें 1-2 लिख सकते हैं। तो उससे क्या है, हमारा अनुच्छेद लेखन जो है अच्छा बन जाएगा। और तो बच्चों आपकी ये पुस्तक से लिया गया है चैप्टर 18 अनुच्छेद लेखन। उसकी एक्सरसाइज आज हम बुक में जो दी रखी है वो हम उसको करेंगे। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पूरा कीजिए। ये पेज नंबर 93 पर है व्याकरण से। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है। पहले आप उसको देखिए किस तरीके से ये जो अनुच्छेद लेखन की फिलअप्स हैं, हमें कैसे उसको लिखना है, कैसे कंप्लीट हमको करना है। तो जो टॉपिक है हमारा क्या है, वह है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, तो हमारा मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये सभी जानते हैं। जैसे हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ऐसे ही हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो बच्चों हम आज राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे और ये फिलअप हम पूरा करेंगे। तो मोर भारत का राष्ट्रीय है। मोर जो भारत का राष्ट्रीय है यानी कि राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हम यहाँ पर पक्षी लिख देंगे। मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर के सिर पर बच्चों आपको मालूम है कलगी होती है। कलगी का अर्थ यहाँ पर क्या है, कलगी इस तरीके से मोर के सिर पर होती है। इस तरीके से कलगी मोर के सिर पर होती है, तो जिसको हम कलगी कहते हैं। तो मोर के सिर पर आपने देखी होगी, मोर तो सभी ने देखा होगा। तो मोर के सिर पर कलगी होती है। तो ये वाक्य हम कलगी से कंप्लीट करेंगे तो हमारा ये पूरा वाक्य बन जाएगा। इसके बाद इसकी गर्दन पतली, सुंदर और नीले रंग की होती है। अब आपको इस फिलअप में सिर्फ गर्दन लिखना है, सुंदर लिखना है, नीले लिखना है, लेकिन आप उसको समझेंगे कैसे। तो इसमें क्या दे रखा है, इसकी, और ब्लैंक में ये है पतली, तो क्या पतली, गर्दन पतली, सुंदर और नीले रंग की होती है। इसके पंखों पर गोल आँखों जैसे निशान होते हैं। आपने मोर के जो पंख देखे होंगे तो उनके पंखों पर गोल गोल निशान होते हैं।
हाँ, बहुत सुंदर दिखते हैं, जो बिल्कुल आँख जैसे लगते हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि इसके पंखों पर गोल आँखों जैसे निशान होते हैं। मोर के पंख को मोरपंखी कहते हैं। ये सभी जानते हैं कि मोर के पंख को मोरपंखी बोला जाता है। जब आकाश में काले काले बादल मंडराते हैं तो मोर प्रसन्न होकर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर नाचने लगता है। जब आकाश में काले काले बादल मंडराते हैं तो मोर जो क्या करता है, वो प्रसन्न होकर अब रंग बिरंगे पंख फैलाकर नाचने लगता है। तो हमें इस फिलअप में क्या करना है, जब आकाश में काले काले बादल मंडराते हैं, आकाश में क्या काले काले मंडराते हैं, बादल, तो मोर प्रसन्न होकर, तो हमें इस ब्लैंक में क्या लिखना है, मोर प्रसन्न होकर या खुश होकर, आप खुश भी लिख सकते हो इसमें, अपने रंग बिरंगे पंख को क्या करता है, फैलाकर नाचने लगता है। ये तो आपने देखा ही होगा, गांव में सबसे ज़्यादा मोर देखने को मिलते हैं क्योंकि गांव में हरियाली हरियाली होती है। मोर का नृत्य, नृत्य यानी कि नाच, यहाँ पर नृत्य का अर्थ क्या है, नाच। तो मोर का नृत्य बहुत ही आकर्षक होता है। मोर का नृत्य बहुत ही आकर्षक देखने में लगता है क्योंकि जब वो नृत्य करता है तो उसके पंख चारों ओर फैल जाते हैं। कुछ मोर सफ़ेद रंग के भी होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ मोर जो हैं वो सफ़ेद रंग के भी होते हैं। और मोर किसान के खेतों के कीड़े मकोड़े खाकर फसल बचाता है। मोर जो है किसान के खेतों, मतलब किसान के लिए भी बहुत वो आवश्यक होता है। जो खेतों में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं तो मोर क्या करता है, उन खेतों में जाकर उन कीड़े मकोड़ों को खा जाता है जिससे वो फसल नष्ट ना हो। तो मोर किसान के खेतों के कीड़े मकोड़े खाकर फसल बचाता है। मोर को किसानों का मित्र भी कहते हैं। मोर को किसानों का मित्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या किसानों के खेतों में जाकर कीड़े मकोड़े खाता है, उनकी फसल को बचाता है ना। मोर पंखों से सजावटी सामान बनाते हैं। आपने देखा होगा घर में मोर पंख होते हैं, बहुत से लोग खरीद कर लाते हैं, उसे अपने घर को सजाते हैं। तो मोर पंख से सजावटी सामान भी बनाया जाता है। तो हमें कभी भी मोर का शिकार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, हमें कभी भी मोर का शिकार नहीं करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर अर्थ है कि हमें कभी भी मोर को मारना नहीं चाहिए क्योंकि मोर को अगर हम मार देंगे तो मतलब किसी जानवर को तो वैसे भी नहीं मारना चाहिए। और मोर तो बहुत ही सुंदर जानवर है, तो हमें उसको बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। अपने फ़ायदे के लिए हमें मोर को नहीं मारना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये अनुच्छेद जो है अच्छे से कंप्लीट करना है। तो बच्चों, एक जो नेक्स्ट अनुच्छेद है वो आपकी बुक में इसी के नीचे है। नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर दीपावली का पर एक अनुच्छेद लिखिए। अभी दीपावली पर आपको अनुच्छेद लिखना है। दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है, दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, दीपावली का त्यौहार आने से पहले लोग क्या क्या करते हैं, ये सब संकेत बिंदु हैं। तो आपको इनके आधार पर ही ये अनुच्छेद कंप्लीट करना होगा। तो दीपावली के दिन लोग अपने घर को कैसे सजाते हैं, दीपावली के दिन किसकी पूजा की जाती है, दीपावली के दिन लोग आपस में किन किन चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, हमें पटाखे क्यों नहीं चलाने चाहिए। तो बच्चों, आपको इतने सारे दीपावली पर संकेत दे रखे हैं, तो आपको इस तरीके से उसको कंप्लीट करना होगा। क्योंकि आप अभी छोटे क्लास में हो तो आपको हेल्प बॉक्स दिए जा रहे हैं जिससे आप अपना अनुच्छेद कंप्लीट कर सकते हो। जब आप बड़ी क्लास में आ जाओगे तो आपको किसी भी तरीके के हेल्प बॉक्स नहीं दिए जाएंगे, तो आपको खुद से करना होगा वो उसको। तो इसलिए आपको हेल्प बॉक्स के थ्रू ही ये जो अनुच्छेद है वो कंप्लीट करना होगा। तो वो इस प्रकार से है, ये जो क्वेश्चंस के आधार पर ही अनुच्छेद को पूरा किया गया है। दीपावली हर साल अक्टूबर या नवंबर माह में आता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। लोग
अपने घर सजाते हैं। अब इसमें पूछा गया था कि लोग कैसे घर सजाते हैं। लोग अपने घर सजाते हैं उस दिन, मतलब क्या करते हैं, लोग अपने घर सजाते हैं। किस तरीके से सजाते हैं? साफ सफाई करते हैं लोग अपने अपने घर दिए व फूलों और रंगोली से सजाते हैं। लोग जो है अपने घर दिए व फूलों से रंगोली से सजाते हैं घर। आप अपनी भी लैंग्वेज में इस तरीके से इसको लिख सकते हो। इस दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? लक्ष्मी जी की और गणेश जी की। इस तरीके से उसमें जो पीछे क्वेश्चन दे रखा है उसके आधार पर ये अनुच्छेद बनाया गया है। और इस दिन किस तरीका क्या आदान प्रदान किया जाता है? आदान प्रदान मतलब लेना देना किया जाता है। इस दिन लोग मिठाइयाँ अपने मित्रों और रिश्तेदारों को देते हैं। आप ये भी लिख सकते हो, उस दिन हम नए कपड़े भी पहनते हैं, लोगों के घर में मिलने जाते हैं। ये सब भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। इस दिन ज़्यादा पटाखे जलाने से वातावरण ख़राब होता है। इसमें पूछा था कि पटाखे क्यों नहीं जलाने चाहिए? क्योंकि ज़्यादा पटाखे जलाने से वातावरण ख़राब हो जाता है, तो हमें उस दिन ज़्यादा पटाखे नहीं जलाने चाहिए। तो बच्चों, आपको ये अनुच्छेद इसी तरीके से कंप्लीट करना होगा। दीपावली वाला और ये मोर वाला आप कंप्लीट कर सकते हो इस तरीके से। मैंने आपको दीपावली का पहले भी दिया था करने को, अगर जिसने नहीं किया हो तो वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये अनुच्छेद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा अनुच्छेद वह रेलवे स्टेशन का दृश्य है। अब रेलवे स्टेशन का दृश्य, इसमें हम कुछ संकेत बिंदु ले सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़, सामान ले जाते हुए कुली, चाय तथा पत्रिकाओं की दुकान, रेलगाड़ियों का आना जाना और उनकी आवागमन की घोषणा। तो इससे हम रिलेटेड हम पूरा ये बना सकते हैं। रेलवे स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ लगी होती है। कुली यात्रियों का सामान अपने कंधे और सिर पर रखकर ले जाते हुए दिखते हैं। तो प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते हुए, समोसे व और भी खाने के सामान की दुकानें होती हैं। वो आपने रेलवे स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पर देखा ही होगा और रेलवे स्टेशन में भी देखा होगा। स्टेशन पर मनोरंजक पत्रिकाओं की दुकान भी होती है, यानी कि बहुत सारी पुस्तकें वहाँ पर मिलती हैं। तो हम टाइम पास करने के लिए पुस्तकें ले जाते हैं ट्रेन में पढ़ने के लिए, और पुस्तकें पढ़ने तो बहुत अच्छी बात होती है ना। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं। बहुत सारी रेलगाड़ियाँ आती जाती दिखाई देती हैं। रेलगाड़ियों के आने जाने व जाने की घोषणा वहाँ होती है कि ये ट्रेन इस नंबर वाली इस समय पर आने वाली है, इसका टाइम हो गया है ना। आप जब भी रेलवे स्टेशन जाते हो तो आपको ये सारी चीज़ें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं। तो हमको इस तरीके से ये अनुच्छेद को कंप्लीट करना है और ये हेल्प बॉक्स दिए गए हैं, इसी के आधार पर हमको ये अनुच्छेद को पूरा करना है। तो बच्चों, एग्ज़ाम में भी अगर आएगा तो आपको हेल्प बॉक्स दिए जाएंगे, तो आपको अकॉर्डिंगली उनके आधार पर ही उस अनुच्छेद को पूरा करना होगा। तो बच्चों, आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तो आपको ये अनुच्छेद समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।